जिंदगी एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब किसी को तभी मिलता है जब वो शिद्दत से उसे ढूंढता है। लेकिन कई बार ये एक ऐसा चक्रव्यूह बन जाती है जहां हमें एक अभिमन्यु की तरह अपने प्राण पर लुटाकर इससे बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन इन सब में जरूरी ये होता है कि हम किसी भी परिस्थिति में अपना संयम ना खोएं। किसी भी पल अपने हृदय में किसी के प्रति द्वेष भावना मन में ना लाएं। यदि कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है तो हमें अपने चित्त को शांत रखना चाहिए और उसके लिए किसी और को दोषी नहीं मानना चाहिए। ऐसी ही कुछ साबित करती यह कहानी आपके सामने प्रस्तुत है। दिवाली का आगमन होने वाला था। फैक्ट्री में सारे मजदूर काम पर लगे हुए थे। सर्दियों की शुरुआत होने की वजह से सूरज देवता का ताप ना के बराबर था। वो ताप शीतल होता जा रहा था। हरिया की नजरें फैक्ट्री में काम करते हुए बार बार दीवार पर टंगी घड़ी की ओर जा रही थीं। वो घड़ी फैक्ट्री के बच जाने पर लगाई गई थी और तब से बदली नहीं गई। हरिया के लिए वक्त बहुत धीरे धीरे चल रहा था। वही जब उसे घर की याद आती तो लगता वक्त बहुत तेजी से भाग रहा है। वो इस तरह बेताब हो रहा था जैसे कोई पंछी पिंजरे से बाहर निकलने के लिए तड़प रहा हो। मशीनों के शोर में उसके साथी रामू, जो कि उसका पड़ोसी भी था, ने उससे पूछा, क्या हुआ हरिया, बहुत परेशान दिख रहा है। हरिया शायद अपनी परेशानी किसी को बताना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपने चेहरे के भाव को संभालते हुए जवाब दिया, अरे नहीं रे, मैं तो बस छुट्टी का टाइम देख रहा हूँ। साहब से थोड़ा काम है। कोई ज़रूरत है क्या? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं है, बस घर में थोड़े पैसे की जरूरत पड़ गई है। परेशानी की सलवटें माथे पर ली हरिया ने रामू के सवाल का जवाब दिया। रामू ने फिर दिलासा देते हुए कहा, ठीक है भैया, वैसे तो साहब बहुत सज्जन आदमी हैं, तुम्हारी समस्या का हल जरूर कर देंगे। तभी एक ऊंचे सायरन की आवाज़ आई जो कि छुट्टी होने का संकेत था। सभी मजदूर ऐसे निकल रहे थे जैसे किसी स्कूल से छुट्टी होने पर बच्चे बाहर निकलते हों। मशीनों की आवाज़ शांत हो चुकी थी और उसकी जगह इंसानों की बातचीत ने ले ली थी। कुछ ही पल में जब सब मजदूर चले गए तो फैक्ट्री में एक सन्नाटा सा पसर गया। हरिया के मन में सन्नाटे में भी एक तूफान का अलग सा शोर मचा हुआ था। जैसे ही वो बड़े साहब के दफ्तर बाहर पहुंचा, वहां उसे मुंशी ने देख लिया और देखते हुए बोले, हरिया, तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ काम था क्या? मुंशी जी, काम तो बड़े लोगों को होता है, हम जैसे गरीब लोगों की तो मजबूरियाँ होती हैं जो कहीं भी जाने को मजबूर कर देती है। ऐसी बातें क्यों कर रहा है तू? सब खैरियत से तो है ना? खैरियत, गरीब की खैरियत तो अमीर की खैरात में होती है। हमारी ज़िंदगी तो बस सूरज के उगने और डूबने भर की मोहताज है। इसी तरह एक दिन हमारी ज़िंदगी भी डूब जाएगी। इतने दिन जीना है, बस सूरज की तरह जलते रहना है। ये क्या बोले जा रहा है? तू वही हरिया है ना जो दूसरों को हौसला देता है। तूफानों का सामना करने वाला आज हवा के झोंकों से डर गया। जो पेड़ मजबूत होकर तूफानों का सामना करते हैं, जिनका आंधी पानी भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उन पेड़ों को वक्त का दीमक ऐसा खाता है कि पेड़ ऊपर से तो मजबूत दिखता है और अंदर से खोखला हो जाता है, और फिर एक हवा का झोंका भी उसे तिनके की तरह उड़ाकर कहीं दूर फेंक देता है। कहते कहते हरिया की आंखें नम हो गई थी। मुंशी उसे अच्छी तरह जानते थे, वह कभी हार मानने वाला नहीं था। फिर आज न जाने कैसे वो इतना कमज़ोर हो गया था। कारण जानने के लिए उसने पूछा कि हुआ क्या है हरिया? तो हरिया ने जवाब दिया कि पिछले 4-5 बरस से खेत खलिहान में मौसम की मार की वजह से कोई भी फसल नहीं हो पाई है। अब घर में खाने का एक दाना भी नहीं है। बेटी ब्याहने के लायक हो गई थी, खेत गिरवी रखकर उसकी शादी की। अब रोज़ कर्जदार तकाजा करने के लिए घर आते हैं। छोटू की फीस नहीं गई थी, इसलिए कई महीनों से फीस ना देने के कारण उसे स्कूल से निकाल दिया गया है। पत्नी तो सबको थोड़ा बहुत खिलाकर खुद भूखे पेट सो जाती है। अब तो बस प्राण देने का दिल करता है मुंशी जी, पर सोचता हूँ बाद में परिवार का क्या होगा। ये सब बताते बताते हरिया की आंखों से आंसुओं की धारा बहने के लिए। मुंशी को यह सब मालूम ना था, और जब वो ये सब जान गए तो उन्हें यकीन ना हुआ कि हरिया इतना सब कुछ होने के बावजूद भी किसी से कुछ नहीं कहता है। कितनी हिम्मत है उसमें जो सब कुछ अकेले ही सह जाता है। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि उसकी इस हालत पर क्या प्रतिक्रिया दें। उसने हरिया की पीठ थपथपाते हुए कहा, हौसला रख, सब ठीक हो जाएगा।
इन आंसुओं को रोक के रख, ये इंसान को कमज़ोर बना देते हैं। अक्सर ज़िंदगी से लड़ने की उम्मीद आंसुओं के समंदर में डूब कर दम तोड़ देती है। चल मैं भी चलता हूँ साहब के दफ्तर में, तेरी समस्या कोई ना कोई हल शायद निकल ही आए। दोनों दफ्तर के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। अंदर आ जाए मालिक, मुंशी ने दरवाज़ा खोलते हुए अंदर बैठे साहब से पूछा। आइए मुंशी जी, कैसे आना हुआ? फाइल को मेज पर रखते हुए साहब ने पूछा। हिचकिचाते हुए मुंशी बोले, साहब ये हरिया है, हमारी फैक्ट्री में बहुत सालों से काम कर रहा है। इसकी ईमानदारी की पूरे गांव में मिसाल दी जाती है। ऐसे और भी कई काम करने वाले होंगे मुंशी जी, आप मुद्दे पर आए, इसे यहाँ किस लिए लेकर आए हैं? इसे कुछ पैसों की जरूरत है मालिक, बहुत मुश्किल में है ये। मुंशी कितना कहते ही साहब कुर्सी से उठे और थोड़ी कड़क आवाज़ में बोले, मैंने यहाँ कोई कुबेर का खजाना नहीं रख छोड़ा है कि कोई भी आए मांगने आए। ये जो काम करते हैं उसके पैसे तनख्वाह के तौर पर इनको दिए जाते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। मालिक बस थोड़े से पैसे चाहिए, 4 दिन में तनख्वाह मिल जाएगी, उसमें कटवा देंगे। घरवाली की तबीयत खराब है, अगर पैसों का बंदोबस्त ना हुआ तो वो मर जाएगी। रोते हुए हरिया घुटनों के बल ही बैठा, लेकिन साहब के रवैये में कोई नरमी नहीं आई। उन्होंने फिर उसी लहजे में कहा, देखो तुम्हारे यहाँ आंसू बहाने का कोई फ़ायदा नहीं है, बस तुम जा सकते हो। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सर चलिए, आज पड़ोस के मंदिर में गरीबों को कंबल बांटने जाना है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, चलो नहीं तो देर हो जाएगी, कहकर साहब और एक अपने पिए के साथ चले गए। कमरे में फिर एक सन्नाटा छा गया। हरिया जो कि घुटनों के बल बैठा हुआ था उठ खड़ा हुआ, सोचने लगा कि तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर मुंशी ने अपनी जेब से 500 रुपये निकाल कर कहा कि अभी तो वो इतनी मदद कर सकते हैं। हरिया ने पैसे पकड़ते उनका धन्यवाद किया और घर की ओर चल दिया। धुंध चारों ओर छा गई थी और 5 कदम से ज़्यादा दूर देखना असंभव था। थका हारा हरिया घर पहुंचा तो देखा कि उसकी पत्नी अपने बेटे छोटू के माथे पर कपड़े की पट्टी गीली करके रख रही थी। अरे झुमरी, क्या हुआ छोटू को? पता नहीं जी, कुछ दिनों से बुखार चढ़ता उतरता है और एकदम से ज़्यादा हो गया। दोपहर से पट्टी बदल रहे हैं, बुखार है कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। हरिया ने हाथ लाया तो देखा कि छोटू बदन आग की भट्टी की तरह तप रहा था। उसने जरा भी देर नहीं की और गांव के बाहर रहने वाले डॉक्टर के पास उसी समय ले गया। ये डॉक्टर कोई पढ़ा लिखा डॉक्टर नहीं था। कई साल पहले ये अपने बाप के साथ शहर गया था और वहीं किसी डॉक्टर के पास काम करते करते उसने काम सीख लिया था। फिर वो गांव आकर रहने लग गया था। हरिया की पत्नी की दवाई भी यहीं से चल रही थी। वह डॉक्टर के पास पहुंचा तो कुछ देर जांचने के बाद उसने भी जवाब दे दिया और कहा कि जितनी जल्दी हो सके इसको शहर ले जाएं। आधी रात होने वाली थी। हरिया उसकी पत्नी बेटे को उठाए खेतों की पगडंडियों से होते हुए गांव के बाहर बने सड़क पर पहुंच गए और वहां से पैदल ही शहर के सरकारी अस्पताल में पहुंच गए। थोड़ी बहुत कागजी कार्रवाई के बाद उसके बेटे को दाखिल कर लिया गया, लेकिन डॉक्टरों का कोई अता पता नहीं था। हरिया कई बार रिसेप्शन पर बैठी नर्स से पूछा, जो साथ बैठी अपनी साथी के साथ गप्पे हाँक रही थी। जब उसने कई बार उससे डॉक्टर के बारे में पूछा तो गुस्से में आ गई और बोली, तू कोई मिनिस्टर है क्या जो डॉक्टर साहब अभी आ जाएंगे, इंतज़ार करो, सुबह तक आ जाएंगे। लेकिन सुबह तक अगर कुछ हो गया तो? बहुत से मरीजों के साथ ऐसा होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, वो नर्स ने कहा। इतना सुनते हरिया की सारी हिम्मत जवाब दे गई। अभी वो कंधे पर रखे अंगोछे को हाथ में पकड़ माथे का पसीना पहुँचते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि अस्पताल में पसरे सन्नाटे के बीच एकदम शोर शुरू हो गया। अरे हटो रास्ते से, ले चलो जल्दी, कोई डॉक्टर को फ़ोन लगाओ। इसी बीच हरिया की नज़र रिसेप्शन पर बैठी उस मैडम की तरफ गई जो कुछ देर पहले बैठी गप्पे लड़ा रही थी। अब डॉक्टर को फ़ोन करके तुरंत आने को कह रही थी। वह समझ गया था किसी अमीर आदमी की ही तबीयत खराब हुई है, इसीलिए इन सब में ऐसी अफरा तफरी मच गई है। हरिया जाकर छोटू के पास बैठ गया। क्या कहा उन्होंने? डॉक्टर साहब आ रहे हैं ना? हाँ। इसके आगे हरिया से बोला नहीं गया। उसे पता था कि डॉक्टर उसके बेटे के लिए नहीं आ रहे हैं, लेकिन झुमरी को ये बता नहीं सकता था, उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। कुछ समय ऐसे ही बीत गई, तभी एक आवाज़ आई, सुनिए इधर आइए, एक काम है। हरिया तुरंत उठकर चला गया। सुनो, एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया है और काफ़ी खून बह गया है। इस समय कहीं से खून नहीं मिल रहा है, क्या तुम अपना खून दे सकते हो? साहब मैं, कहते हुए हरिया अपने बेटे की तरफ देख रहा था। डॉक्टर सब समझ गया, बोला,
देखो तुम अपने बेटे की फिक्र मत करो, हम उसका ख्याल रखेंगे। हरिया ने मुँह से तो कोई लफ्ज नहीं बोला, लेकिन उसके शांत रहने के अंदाज ने डॉक्टर को ये जरूर बता दिया कि ये उसे मंजूर है। हरिया बेबस सा खड़ा था। डॉक्टर ने आदेश जारी किया कि उस ब्लड ग्रुप चेक किया जाए। अगर उस लड़के के ब्लड के साथ इसका मैच हो जाता है तो बिना किसी देरी के खून चढ़ाने की तैयारी की जाए। सब सही हो जाने के बाद हरिया खून दे देकर बाहर आ रहा था। डॉक्टर ने उस लड़के की जान बचा ली थी। जैसे हरिया अपने बेटे के कमरे की तरफ जा रहा था, उससे रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। वो एकदम घबरा गया। भागता हुआ वो कमरे में पहुंचा तो छोटू लेटा हुआ था। आपने इसे लाने में बहुत देर कर दी। डॉक्टर साहब ने दवाइयाँ दी, इंजेक्शन भी दिया, लेकिन हम इसे बचा नहीं सके। पास खड़ी नर्स के बोले गए इन शब्दों ने मानो किसी जहरीले बाण की तरह हरिया को बेहोश कर दिया था। उसे अपने पैरों तले जमीन नजर नहीं आ रही थी। आंखों के सामने उसके अंधेरा छा गया था। आंसू तो जैसे उसे सूख ही गए थे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कहाँ है मेरा बेटा? उसे किसी अच्छे से अस्पताल में क्यों नहीं लेकर गए? जल्दी बताओ। बाहर इस गरजदार आवाज़ ने हरिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। इसलिए नहीं कि वो बेटे के लिए गुहार लगा रहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे ये आवाज़ जानी पहचानी लगी थी। वह बाहर निकल कर गया तो आवाज़ शांत हो चुकी थी। उसने देखा कि सामने उसके साहब खड़े थे। वो डॉक्टर से कुछ बात कर रहे थे। बीच बीच में वो हरिया की तरफ देख रहे थे। इशारे से पता चलता है कि डॉक्टर उसके साहब को बता रहे थे कि इसी की वजह से आपके बेटे को जीवन दान मिला है। साहब दौड़ते हुए हरिया के पास पहुंचे और पहुंचते ही जोर से बोले, ये जिसका भी इलाज करवाने आया है उसके इलाज में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। जितने पैसे लगेंगे इलाज में मैं लगाऊंगा। तभी उन्हें कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ। घूमकर देखा तो डॉक्टर साहब पीछे खड़े थे। उन्होंने उस कमरे की में इशारा किया जहां हरिया की पत्नी रो रही थी। जिस हालत में कुछ देर पहले हरिया था, उसी के समकक्ष अब उसके साहब भी पहुंच गए थे।